तो अगर हम फोर्स की बात करें तो बहुत बेसिक है। सबसे पहले इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई एक फ्रेम है, कोई ट्रेन है या कोई लिफ्ट है, कुछ भी है, और ये आगे एक्सेलरेट कर रही है, लेट अस सपोज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से। इसके अंदर इसका एक ब्लॉक है, ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक है। 10 kg के ब्लॉक के ऊपर पीछे फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी? 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन जो कि कितनी है 2, यानी कि कितना आएगा 20 न्यूटन। तो अगर ये लिफ्ट या जो भी फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन अगर 2 है, अंदर पड़ा जितना भी सामान है उसके ऊपर सूडो फोर्स हमेशा कहां लगेगी? बैकवर्ड। कितनी? इसका मास 10 इंटू इस लिफ्ट की या जो भी ट्रेन है उसकी एक्सेलरेशन 2, आंसर 20। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं यूज करूंगा। यूज करने का तरीका ऐसे होगा इसमें, जैसे ऐसे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। एक मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इंक्लाइन प्लेन की फोर्सेस के बारे में अगर आपको याद हो तो इसका वेट कहां एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg। ये थीटा, तो mg के कंपोनेंट्स बनेंगे। एक mg का जो कंपोनेंट है ये एंगल थीटा हो जाएगा। एक कंपोनेंट क्या बनेगा? mg cos थीटा, और एक क्या बनेगा? mg sin थीटा, और ये क्या बनेगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी फोर्स इस ब्लॉक को नीचे लेके आ रही है? आंसर इज mg sin थीटा। ठीक, ये रूल है। तो अगर कोई ये पूछे कितनी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो आप बोलेंगे mg sin थीटा को मास से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? g sin थीटा। इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक की एक्सेलरेशन सीधी यूज करूंगा g sin थीटा। कैसे? क्योंकि mg sin थीटा को मास से डिवाइड करके आंसर g sin थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी कि सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है। इस दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। इंक्लाइन प्लेन है, मैं इस इंक्लाइन प्लेन को क्या कर रहा हूं? इस तरफ एक्सेलरेट करवा रहा हूं, और बताओ ये एक्सेलरेशन क्या हो कि अगर इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक नीचे ना आए। देखो, अगर आप इसको एक्सेलरेट नहीं करवाते तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आएगी? mg sin थीटा फोर्स नीचे लेके आएगी। तो अब मैं चाहता हूं कि नीचे ना आए, और फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी नीचे ना आए। तो रूल नंबर 1, अगर इस पूरे वेज की एक्सेलरेशन लेफ्ट है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कहां लगेगी? राइट, m में। कितनी? राइट, एग्जैक्टली a के ऑपोजिट। तो अगर a वेक्टर लेफ्ट है तो सूडो फोर्स m में राइट। इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करना। इसका एक कंपोनेंट जो mg है, देखो mg के कंपोनेंट्स तो ऐसे ड्रॉ करने हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा। मैं mg के ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये है mg cos थीटा, ये कितने हैं? ये mg, और ये थीटा, ये भी हमने डिस्कस किया था अभी। और ma के कंपोनेंट्स कुछ ऐसे बनेंगे कि अगर ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा है। तो इस केस में इसका एक कंपोनेंट बनेगा ma cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहां बनेगा ma sin थीटा, ma sin थीटा। अगर आप चाहते हो ये ब्लॉक नीचे ना आए तो mg sin थीटा को किसके इक्वल कर देना है? ma cos थीटा। तो mg इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ma इंटू कॉस थीटा। m से m कैंसल, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? g इंटू टेन थीटा, आंसर। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी इसमें इंक्लाइन प्लेन की, जो कि सूडो फोर्स के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड प्रॉब्लम बहुत फेमस प्रॉब्लम है, ऐसी आती है, आपके पास एक ट्रेन है या लिफ्ट है, कुछ भी आप ले सकते हो, और लेट अस सपोज एक पेंडुलम है। ये पूरी ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है विद 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पेंडुलम ऐसा रहेगा नहीं, ये पेंडुलम थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। क्यों पीछे होगा? क्योंकि अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगी। कितनी? पूरी ट्रेन की एक्सेलरेशन अगर a है तो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स लगेगी। ठीक, और वो कहेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो इसका वेट क्या है? mg। स्प्रिंग्स के अंदर हमेशा टेंशन आ जाएगी T, ये टेंशन T, ये टेंशन T। टेंशन हमेशा पेयर में बनानी है। कभी भी रस्सी टेढ़ी दिखे तो टेंशन के कंपोनेंट्स बनाने होते हैं, क्योंकि हम टेंशन को एक्स वाई प्लेन में काम नहीं करते, या एक्स में करते हैं या वाई में करते हैं। तो अगर ये आपके पास एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और T का एक कंपोनेंट बनेगा T cos थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा T
साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम गिवन होगा, ये बॉब जो है रेस्ट पे है, तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, mg। और दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कितना, मास इनटू एक्सीलरेशन। इन्हें डिवाइड कर लेना, tan थीटा से थीटा आएगा। वो आपसे एंगल पूछता है, इक्विलिब्रियम में एंगल कितना, एंगल कैन बी कैलकुलेटेड। तो सूडो फोर्स की कुछ ऐसी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगी। कुछ ये एग्जांपल मिलेगा, कनेक्टेड मोशन का हमने किया था +1 में, कि जैसे सपोज करो आपके पास ये 100 न्यूटन की फोर्स है, ये रस्सी है, ये 2 kg है और ये 4 kg है। तो यहाँ टेंशन जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करती है, TNT एक रस्सी में एक टेंशन होती है, और पूरी जो दोनों की दोनों बॉडीज हैं मूव कर रही हैं विद एक्सेलरेशन ऑफ a। तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 100 माइनस टी इज 4 इंटू ए, और इसकी इक्वेशन बनेगी, ये टेंशन T है, फ्री बॉडी डायग्राम से T इज 2 इंटू ए। इन्हें सॉल्व करके T एंड A कैन बी कैलकुलेटेड। फिर रूल ये बताया था कि अगर आपके पास 2 ब्लॉक्स ना हो, मैंने देखे जेईई मेंस के क्वेश्चंस काफी और नीट के भी देखे, वो 3-3 ब्लॉक्स लेके क्वेश्चन पूछता है, कोई टेंशन नहीं, 3-3 ब्लॉक्स में 100 न्यूटन की फोर्स है। अगर 2 रस्सी हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं, तो टेंशन यहां पर T1 पेयर में, टेंशन यहां पर T2 पेयर में। 2 रस्सी 2 टेंशन, एक रस्सी एक टेंशन। तो जैसे ये 2 kg है, जैसे ये 3 kg है, मान लो ये 4 kg है, तो ये पूरा सिस्टम आगे मूव करेगा विद एन एक्सीलरेशन ऑफ a। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 100 माइनस T2 इज 2 इंटू ए। इसकी इक्वेशन बनेगी T2 माइनस T1 3 इंटू ए, और इसकी इक्वेशन T1 इज 4 इंटू ए। इसे सॉल्व करके आप T एंड A जो निकालना है वहां से आंसर आ जाएगा, T1 T2 निकाल लेना। और नेक्स्ट पार्ट जो है 2-3 चीजें और हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पुली सबको मालूम है कि जैसे ये पुली है, कनेक्टेड मोशन क्वेश्चन में आते हैं, 2 kg का ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, ये फिक्स पुली है, पुली का कोई मास नहीं है। तो सबसे पहले टेंशन पेयर में एग्जिस्ट करेगी TNT, यहाँ पे टेंशन TNT कुछ ऐसे। तो इसका वेट कितना है 2g, इसका वेट कितना है 1g। तो ये नीचे आएगी, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ये ऊपर जाएगी तो T माइनस 1g इज 1 इंटू ए। इन्हें सॉल्व करके T एंड A कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है कि अगर आपके पास एक पुली है, ये मान लो मास m2 है, करना चाहिए फॉर्मूला याद, ये m1 है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो होगी बड़ा वेट क्या है, मान लो m2g, छोटा वेट क्या है इसमें m1g, नेट वेट क्या है m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आएगी। तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है, बुक्स में ये लिखा होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। और अगर टेंशन का फॉर्मूला इसमें याद रखना है T, टेंशन का फॉर्मूला याद रखना है, तो टेंशन का फॉर्मूला 2 m1 इंटू m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो टेंशन का ये फॉर्मूला याद काफी, क्योंकि दोनों फॉर्मूला काफी यूज होते हैं। और एक और चीज यूज होती है, इस रस्सी में टेंशन, इस रस्सी में टेंशन नीचे की टेंशन से क्या होती है, डबल। इसको थ्रस्ट ऑन पुली बोलते हैं। तो थ्रस्ट ऑन पुली की वैल्यू कितनी है 2t। तो t का फॉर्मूला हमें याद है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो थी एक मूविंग पुली, जो आपको देखने को मिलेगी इसमें। तो क्वेश्चन में आया हुआ ऐसी बात नहीं है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये रहा, तो एक कुछ ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि जैसे ये पुली है, ये रही पुली, ये एक और स्ट्रिंग है, ये पुली है ऐसे, तो ये एक मास है, ये रहा। तो अगर मान लो ये 30 डिग्री है, ये 5 kg है, ये 7 kg है, ये मान लो चलो 7 kg है। तो रूल नंबर 1, अगर इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन a है और यहां पे टेंशन T एंड T है, एक ही रस्सी घूमती हुई जा रही है इस तरफ, तो टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम। T है, ये भी T है, ये भी T है। यहां थ्रस्ट ऑन द पुली, टेंशन यहां पर क्या हो जाएगी, डबल। टेंशन डबल है तो याद रखना, जब ये सिस्टम नीचे जाएगा इसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, हाफ। तो अगर जिसकी टेंशन T है, एक्सीलरेशन A है, जब टेंशन डबल है तो एक्सीलरेशन हाफ है। तो ये 7g, इक्वेशन लगा लेना, 7g माइनस 2t इज 7 इंटू a बाई 2, और यहां से t माइनस 5g साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 5 इंटू a।
ठीक, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन लगा के देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बस ये याद रखना, जहां टेंशन डबल एंड एक्सेलरेशन हाफ कर देनी है। नेक्स्ट है, लिफ्ट वाले केस बहुत ज्यादा आते हैं। लिफ्ट वाले केस में बस 3 केस याद रखने हैं। अगर आपके पास कोई भी एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर मान लो ये मैन है, तो मैन का एक्चुअल वेट mg है, इसका एपरेंट वेट को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, वो पूछेगा वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन की क्या रीडिंग है, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, एमजी मेजर नहीं करता। तो वो पूछेगा वेइंग मशीन की रीडिंग क्या है, तो आपने एन कैलकुलेट करके बताना है। एपरेंट वेट क्या है, आपने एन कैलकुलेट करके बताना है। तो अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे है तो एन एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगा, mg। अगर मान लो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो एन का फॉर्मूला याद रखना है m इंटू जी प्लस से। और अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है और मुझे n पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, m इंटू जी माइनस से, ऐसे m इंटू जी माइनस से। तो ये रूल भी क्लियर है यहां तक। तो नॉर्मल रिएक्शन जो लिफ्ट ऊपर जाएगी, नीचे एक्सीलरेट करेगी या रेस्ट पे रहेगी, 3 केस है, 3 केस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, और इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो नॉर्मली बैलून के ऊपर आती है। एक बैलून है, गैस निकल रही है, फोर्स क्या होता है, dp बाय dt। तो नॉर्मली क्या होता है, जो p होता है लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब होता क्या है, जब गैस बाहर निकल रही है तो इसमें मास वेरिएबल है, क्योंकि गैस का मास निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और गैस की नीचे आने की वेलोसिटी तुम्हें गिवन है। तो v बाहर आ गया, तो क्या बचा, dm बाय dt। dm बाय dt आपको मास, जब सिस्टम में मास चेंज हो रहा होगा तो dm बाई dt आपको गिवन होगा और वेलोसिटी आपको गिवन होगी, आपका आंसर आएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर मान लो एक गन है, गन में से बुलेट्स निकलती जा रही हैं, बुलेट्स निकल रही हैं, n नंबर ऑफ बुलेट्स निकल रही हैं, तो भी आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, d बाई डी टी ऑफ p। और अगेन एक बार वेलोसिटी बुलेट की कांस्टेंट गिवन होगी, बुलेट का मास चेंज हो रहा है, मींस पूरी गन का मास चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम, बुलेट्स निकलती जा रही हैं, तो उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। इतनी नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है फिलहाल अभी के लिए कि हम फोर्स के न्यूमेरिकल को ट्राई करें। तो शुरू करते हैं, अपने उसको ओपन कर लो, सीधा आंसर देना है इसमें। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन, है नहीं आपकी बुक्स में, नहीं है, ये 2025 है, आपके लास्ट ईयर की बुक है 2024 वाली। ये सीधा करो आंसर। और वैसे बुक खोल के करोगे क्या, पेपर तो ऑनलाइन आना है, यहीं से ट्राई करो, स्क्रीन देख के ही तो करोगे। ब्लॉक मास 1 kg है, मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस विद स्पीड ऑफ इनिशियल स्पीड 10 है, एंटर्स अ रफ रीजन रेंजिंग फ्रॉम 0.1 टू 1.9। तो रफ रीजन का मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह होगी तो स्पीड वहां चेंज होने वाली है। द रिटार्डिंग फोर्स इज गिवन बाय माइनस के एक्स। चलिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, मतलब फ्रिक्शन का चैप्टर इसमें यूज नहीं होना, तो इसमें रिटार्डिंग फोर्स यूज हो रही है माइनस के एक्स, के की वैल्यू इसमें 10 है। फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक निकालनी है, इसमें क्या होगी। तो क्वेश्चन फोर्स एंड फ्रिक्शन का, फोर्स का प्रॉब्लम कुछ अलग तरीके से पूछ लिया, स्टैंडर्ड नहीं है जो आज हमने थ्योरी की। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें ये बेसिकली वर्क पर एनर्जी से रिलेटेड वैसे क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्पीड चेंज हो जाएगी। पहले स्पीड ज्यादा है, रफ पैच हो गया, स्पीड घट जाएगी। जब स्पीड में अंतर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो क्यों चेंज हुई, क्योंकि ये जो रिटार्डिंग फोर्स है उसने क्या किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। तो हम एक टॉपिक करेंगे आने वाले टाइम में जिसको क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। बता देता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि अगर सपोज करो आपके पास, अगर आपको एक मान लो कोई भी ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी अगर v है, और या उसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज पहले u है,
और उसकी वेलोसिटी मान लो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज फ्री में नहीं होती, किसी ने जरूर क्या किया, वर्क डन किया। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये रूल है, वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर आएगा ये। लेकिन इमेजिन करो फ्रिक्शन प्रेजेंट है और ब्लॉक की स्पीड क्या हो गई, यू वी से यू हो गई, कहने का मतलब घट गई, डिक्रीज हो गई, बढ़ने की बजाय घट गई, क्योंकि यहां पर रिटार्डिंग फोर्स ने काम किया। तो जो भी फाइनल एनर्जी का चेंज होगा हाफ एम वी स्क्वायर, देखो जो भी एनर्जी का चेंज होगा दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स। जैसे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से 8 जूल हो गई, तो 2 जूल का वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, पक्की बात है। इसका मतलब ये है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अगर आपकी काइनेटिक 8 से 10 हो गई तो आपने वर्क डन किया 2 जूल का, ताकि एनर्जी बढ़ जाए। लेकिन अगर आपकी एनर्जी 10 से 8 हो गई तो रिटार्डिंग फोर्स ने वर्क डन करके उसको घटा दिया, ऐसा। अब दूसरी चीज, जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, इसमें कई बार मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एक्स, सिंपल। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपकी फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आपको बिल्कुल भी इंटीग्रेशन यूज नहीं करनी, आप सिंपली F इंटू एक्स करेंगे, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी क्लोज। लेकिन अगर आपकी फोर्स क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे दिखती है, जैसे आपके क्वेश्चन में दिख रही है, कितनी 10 इंटू या 10 इंटू एक्स मान लो, कुछ भी, या प्लस 10 इंटू एक्स माइनस कुछ भी, एक्स की फॉर्म में चेंज हो रही है। तो आप वर्क डन को F इंटू एक्स नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा F dx की इंटीग्रेशन। तो जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो आपको इंटीग्रेशन करके वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो कोई इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन से वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब फोर्स दिखता कैसे, देखो ये देखो, इसमें फोर्स वेरिएबल है और अगर आपको कहीं वर्क डन निकालना पड़ जाए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटीग्रेशन यूज करनी है। अब कैसे करनी है इंटीग्रेशन उसको देखते हैं। इसने थोड़ा सा और तरीके से कर दिया, जैसे सपोज करो वो कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से एक ब्लॉक एंटर करता है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये ब्लॉक एंटर कर गया और ये एग्जिट कर गया, यहां पर रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करती है। वो पोजीशन आपको दे रहा है, एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा ये काम हो रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, 0.1 से लेके 1.9 तक। ये रहा, ये 0.1 है और ये कितना है, 1.9 है, दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। इस दौरान क्या लग रही है, इसमें रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है, -10 इंटू एक्स लग रही है, रिटार्डिंग फोर्स लग रही है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक। आपको क्या निकालना है, वो कहता है एंटर करता है ये ब्लॉक विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बाहर जाने की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कभी भी क्वेश्चन करें प्लीज उसकी स्टेटमेंट से उसका थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। यहां तक तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको रूल क्या बताया कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मास इस क्वेश्चन में कितना गिवन है चेक कर लें, 1 kg का मास है, ओके 1 kg का मास है तो मास को एंड में 1 kg पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, बस मुझे ये बताओ ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है और आपकी वेलोसिटी घटने वाली है। तो यहां पर वर्क डन में रिटार्डिंग फोर्स में क्या होगा, दिस इज वर्क डन में रिटार्डिंग फोर्स में क्या यूज करें, F dx की इंटीग्रेशन, क्योंकि F तो वेरिएबल है। X की लिमिट क्या लगाएं, 0.1 से लेके 1.9 तक, X की लिमिट तो दी हुई है। और फाइनली हाफ इंटू मास की जगह 1 पुट कर लेते हैं इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है, -10 इंटू एक्स, और कितना dx, कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0.1 से लेके 1.9 तक। और ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड भी नेगेटिव है, तभी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। ये तो हो नहीं सकता कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी। इसे सॉल्व कर लें, इंटीग्रेट करें x² by 2 और इंटीग्रेट करके आपके पास v की वैल्यू आएगी आंसर।
ये पहला क्वेश्चन है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे उसने क्वेश्चन पूछा फोर्स का। आई होप नॉन मेडिकल वालों को तो इंटीग्रेशन करवा दिया, बेसिक तो क्लियर ही है, आपको इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है कम से कम। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे मैं एक चीज और इसमें डिस्कस करता हूं। जैसे अगर आप ये देखें, इसने कैसे क्वेश्चन किया, इसने कहा कि एफ की वैल्यू ये रही, इसने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई नहीं। ये क्या कहता है कि फोर्स को मास से डिवाइड कर दो बस, तो क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। मतलब सिंपल वर्ड में वो कहता है एफ की वैल्यू कितनी है, -10x, -10x, ये एफ की वैल्यू है। अगर एफ की वैल्यू -10x है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस, इसको मास से डिवाइड कर देते हैं तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, -10x। वो कह रहा है एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है, वेलोसिटी की फॉर्म में क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन को लिख लिया dv/dt -10x। टाइम अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को तो x चाहिए, तो कोई बात नहीं, इस रिजल्ट को dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर लिया। dx/dt क्या हो गई, वेलोसिटी, इंटू dv/dx इज इक्वल टू कितना, -10x। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -10x इंटू dx। बस इसकी लिमिट लगा दी। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल भी है। इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 0.1 से लेके डिस्टेंस कितना है, 1 पॉइंट, तो भी आंसर आएगा। आपकी इच्छा है, आप फोर्स को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करके वेलोसिटी की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या वो पहले वाला मेथड जो मैंने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम वो यूज करते हैं। मेरे को ज्यादा वो बेटर लगता है इसमें। बट पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, क्या निकालनी है, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज करके अगर आप एक्सेलरेशन बता दें तो मैं मास से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूंगा। तो अब आपको v पता है, आप सोचे क्या करेंगे, v पता है तो इसको dv/dt करके देख लें, क्योंकि dv/dt क्या होता है, a मुझे पता नहीं, आप कुछ करेंगे पर करके देखें क्या आएगा, कुछ तो आएगा ही। आंसर क्या आ रहा है, 8 डी आ रहा है, डी डी। तो इसके अंदर देखो क्या किया इसने, v की वैल्यू पता है, चलो स्क्वेयरिंग कर लिया, कोई फर्क ना भी करते मैथ्स में पता कोई फर्क नहीं है, पर स्क्वेयरिंग कर लिया कोई बात नहीं। स्क्वेयरिंग करके इसने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, t नहीं किया, x किया। क्यों किया x, बताता हूं x क्यों किया, क्योंकि यहां वेरिएबल क्या चल रहा था, x। तो यहां पे रूल लगाया, यहां पे करो d/dx, यहां पे करो d/dx, यहां पे 16 बच जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 इंटू वी इंटू dv/dx। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, v dv/dx। अभी अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि जो फोर्स होती है वो क्या लिखी जा सकती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, dv/dt। और dv/dt में अगर मैं इस रिजल्ट को dx से मल्टीप्लाई करूं और dx से डिवाइड करूं तो dx/dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v। तो एक तरीके से अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि v dv/dx भी क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को या तो dv/dt लिखो या फिर v dv/dx लिखो, बात एक ही है। तो इसने लिख दिया v dv/dx। तो v dv/dx क्या है, एक्सेलरेशन। आपको इस क्वेश्चन के अंदर मास भी पता है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर v dv/dx की वैल्यू आपने डिफरेंशिएट करके क्या निकाली, 8। तो 8 पुट करके आंसर आ गया। कहने का मतलब जानबूझ के v को t की फॉर्म में दे नहीं रहा, क्योंकि dv/dt तो 1 मिनट में आ जाएगा। तो v को किस फॉर्म में दे रहा है, x की फॉर्म में दे रहा है, ताकि आप इस मेथड को यूज करके v dv/dx को एक्सेलरेशन की फॉर्म में वैल्यू को पुट कर लें। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें।
पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? वो बिल्कुल वैसे ही करना है, देखो। और डी डी वी बाई डी एक्स कैसे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, दोनों तरफ से डी बाई डी एक्स लगा लेंगे तो अपने आप वी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। जैसे नेक्स्ट, गेट्स इलोंगेटेड बाय अमाउंट ऑफ x1 अंडर द टेंशन ऑफ 5 न्यूटन। अब स्प्रिंग की कहानी तो एक ही है, स्प्रिंग की एक फोर्स है कितनी, माइनस के इंटू एक्स। और कई बार स्प्रिंग की फोर्स को टेंशन भी बोलते हैं, ये लो माइनस के इंटू एक्स, टेंशन भी बोल सकते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है, मासलेस स्प्रिंग है, x1 अमाउंट से एक्सपैंड हो जाता है जब टेंशन कितनी है 5 न्यूटन, x2 एक्सपैंड होता है अंडर द टेंशन ऑफ 7 न्यूटन। तो इलोंगेशन ऑफ 5x1 माइनस 2x2 क्या होगा? तो अगर इलोंगेशन इतनी है वो कह रहे हैं, तो टेंशन स्प्रिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन है। बी 11। देखो जब टेंशन की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है x1, एक्सपेंशन कितनी है x1। तो अगर मैं चाहूं तो एक इक्वेशन भी बना सकता हूं। इक्वेशन कैसे बनेगी, t इज इक्वल टू के इंटू एक्स का फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो t कितना 5 इस k इंटू कितना x1, ये भी लगा सकता हूं। और ऐसे दूसरे केस में टेंशन कितनी है 7, तो k इंटू क्या कर सकता हूं x2 भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, x1 की जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू क्या आएगी 5 डिवाइडेड बाई k कर सकते हैं, x2 की वैल्यू क्या आएगी 7 बाई k कर सकते हैं। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टेंशन निकालनी है। जब मेरी एक एक्सपेंशन इतनी है तो मेरे को ये पता लग रहा है कि मैं x1 क्योंकि t1 के प्रोपोर्शनल है, तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी से ही x1 की जगह क्या पुट कर दिया t1, चाहे तो आप k भी पुट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। और ऐसे x2 की जगह क्या पुट कर लिया t2। अब t1 t2 मेरे को मालूम है, तो t1 t2 मालूम करके आपका आंसर आ गया। तो सीधा बस प्रोपोर्शनैलिटी से आपका आंसर आएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये रहा, कितना सी। तो क्वेश्चन में बैलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग अ मास कैपिटल M इज मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ A। तो एक बैलून है, कैपिटल M मास है, A के साथ ऊपर उड़ रहा है। कितना मास बैलून में से निकाल दें ताकि बैलून ऊपर उड़े थोड़ा फास्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 3A। दो केस बनेंगे। पहला केस, जब बैलून पूरे का पूरा ऐसे उड़ रहा है जिसका मास कितना है कैपिटल M, इसका वेट कितना है mg। अब कोई चीज जब ऊपर उड़ती है तो कोई तो फोर्स है जो उसको ऊपर उड़ाती है। तो मान लेते हैं वो फोर्स कितनी है F, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी होगी, हवा की बॉयंट फोर्स है।
वो हीलियम गैस भरते हैं ना गुब्बारे में जो एयर से हल्की होती है, जैसे पानी में बॉल्स पे अपथ्रस्ट लगता है, बॉल ऊपर आती है, ऐसी हीलियम गैस हल्की है तो वो गुब्बारा ऊपर उड़ता जाता है, क्योंकि हवा क्या लगाती है, अपथ्रस्ट। तो मान लिया वो फोर्स F है, तो ये पहले केस में ऊपर उड़ रहा है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ A, तो इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए। ये लो दूसरे केस में, और यहां से F की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। दूसरे केस में इक्वेशन क्या बनेगी, ये बैलून में से कुछ सामान बाहर निकाल दो। कितना बाहर निकाला, मान लो स्मॉल m घेर दिया, तो मास कितना बचा, m माइनस एम। तो वेट क्या होगा, m माइनस एम इंटू जी। फोर्स तो F ही अभी भी। अब ये ऊपर उड़ रहा है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 3a। इक्वेशन बोलो, ऊपर की फोर्स क्या है, F माइनस m माइनस छोटा m इंटू जी इज m माइनस m इंटू 3a। ये लो, तो F माइनस नीचे का वेट इज m माइनस m मास हो गया इंटू 3a। F की वैल्यू यहां से निकालो, यहां पुट कर दो और निकाल लो जो निकालना आंसर। दो इक्वेशंस है ना, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। एक कैपिटल M मास के लिए बैलून चल रहा है और फिर कैपिटल M माइनस M के साथ चल रहा है, तो स्मॉल m की वैल्यू निकालनी, आंसर आ जाएगा। इक्वेशंस क्लियर है कि कैसी इक्वेशंस बन रही हैं इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक हो जाएगा सॉल्व ये कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, सी आएगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, सी सी ए, तो कह रहे हैं जो फोर्स है इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, तो F इज प्रोपोर्शनल टू T, F इज इक्वल टू के टी। तो ये फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू T। जब F प्रोपोर्शनल टू T, A प्रोपोर्शनल टू T, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ए ऑप्शन है। लिफ्ट वाला केस है, क्योंकि जब सिलेंडर को रखा तो पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो जैसे लिफ्ट जब नीचे जाती है तो एन का फॉर्मूला m इंटू जी माइनस ए, दूसरे केस में m इंटू जी माइनस ए लगेगा। तो एक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सिस्टम ऑन द फ्लोर, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इसमें, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है इसमें, सबसे पहली चीज, या सेकेंड केस को देखते हैं सीधा, ये रहा। दूसरे केस में एक बॉडी है, पहले M ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर है, तो बेसिकली दो बॉडीज हैं, इसका टोटल वेट नीचे की तरफ है m प्लस एम इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन r डैश ऊपर है, r डैश आपको निकालना है। ये सिस्टम कहां जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है, तो नीचे की फोर्स बढ़ी m प्लस एम इंटू जी माइनस r डैश इज इक्वल टू टोटल मास m प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन a। अब क्वेश्चन में आपको m पता है, g पता है, m पता है, m पता है, सॉल्व करके r डैश आंसर, बस ये करने की जरूरत है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। आ गया आंसर, पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक क्या करना है,
क्लियर है यहां तक? तो टोटल मास आपको गिवन है, तो आप नीचे की फोर्स लें, ये नीचे की फोर्स है दोनों मासेस की, ये ऊपर की फोर्स है, तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ी है क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो दिस माइनस दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से सॉल्व करके आर डैश की वैल्यू आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां से कैसे सोचना है इसमें? जैसे नेक्स्ट पी वेक्टर गिवन है, पी वेक्टर मोमेंटम है, पी वेक्टर मोमेंटम है, आपको एंगल किस में निकालना है? एफ वेक्टर और पी वेक्टर में। पहले एफ वेक्टर निकालना पड़ेगा। पी वेक्टर गिवन है तो एफ वेक्टर क्या होता है? डीपी बाई डी टी। तो एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी बाई डी टी। सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करें, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करें और एफ वेक्टर निकालें, क्योंकि एफ वेक्टर क्या है? एफ वेक्टर है डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर। तो d बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर क्या है? ये पूरे का पूरा p वेक्टर है, दैट इज कॉस ऑफ के टी आई कैप माइनस साइन ऑफ के टी जे कैप, ऐसे। ठीक, आप इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके कॉस का माइनस साइन बन जाएगा और साइन का कॉस बन जाएगा। जो भी एफ वेक्टर आएगा, जो भी आंसर आएगा, डिफ्रेंशिएट आती है डिफ्रेंशिएशन सबको, जो भी आंसर आएगा वो पी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखे, आंसर जीरो आएगा। और किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। तो आप पहले से सॉल्व करें, जो भी आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट ले पी वेक्टर के साथ, पक्का जीरो आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है? पाई बाई टू 90 डिग्री। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। वैसे पी वेक्टर को डिफरेंशिएट करके ज्यादातर जो इफेक्ट आता है साइन कॉस में वो 90 डिग्री पे आता है, तो आंसर 90 है। बट मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? डिफरेंशिएशन आपको आती है ना इसमें, तो कर लोगे इसके डिफरेंशिएशन और डॉट प्रोडक्ट लेना, आपका आंसर 90 ही आएगा इसमें। ये तो पुली सिस्टम है, एक पुली के ऊपर दो मासेज हैं। जब पुली के दो मासेज हैं तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अभी याद करवाया था, कितना? m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, ऐसे। वो कह रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, तो ये लो a की जगह क्या पुट करेंगे? g बाई रूट टू, जी बाई रूट टू पुट कर दें, g से g कैंसिल, फिर सिंप्लीफाई करके m1 और m2 की रेशियो निकालने आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें, एक्सेलरेशन की वैल्यू g बाई रूट टू पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m1 m2 की रेशियो निकाल लें। ठीक है यहां तक? आंसर इसका ए है। नेक्स्ट, बी, बी कह रहे इसमें कुछ करना ही नहीं है। बॉडी जिसका वेट 200 न्यूटन है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, वो चेन से लटका दी। चेन का खुद का मास कितना है? 10 kg। तो ब्रांच पुल दी चेन, तो चेन पे ब्रांच पे क्या फोर्स लग रही है बता दो। ये सिस्टम चल ही नहीं रहा, समझो ये स्ट्रिंग है, धागा है, तो इसको टांग दिया ब्रांच पे, तो ब्रांच क्या करेगी? ब्रांच तो पूरा भार ले रही है, किसका? चेन का भी और ब्लॉक का भी।
ब्लॉक का वेट कितना है 200 न्यूटन, चेन का कितना है 10G, दोनों को ऐड कर दो आंसर, जो भी इसका भार है आंसर। मूवमेंट तो हो ही नहीं रही, तो टोटल वेट बता दो कितना आंसर आ जाएगा, चेन और ब्लॉक का आंसर है। ए ए तो क्या करना है इसमें, प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास गिवन, तो मास की वैल्यू गिवन है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एक बॉल आ रही है 20 की स्पीड के साथ बॉल आ रही है, तो कैच का प्रोसेस 0.1 सेकंड में पूरा हो जाता है, ठीक है, 0.1 सेकंड में कैच हो जाती है। तो फोर्स बतानी है इसमें क्या होगी, देखो इसके अंदर जो फोर्स होती है, फोर्स इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी कर लो क्योंकि इसमें एवरेज फोर्स निकालनी है, इंस्टेंटेनियस फोर्स तो निकालनी नहीं। तो बेसिकली डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम तो गिवन है 0.1 सेकंड में, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, आंसर आ गया। फाइनल मोमेंटम क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली बॉल तो हाथ में रेस्ट पे आने वाली है, तो फाइनल मोमेंटम तो इसमें जीरो है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसके अंदर मास की वैल्यू कितनी है 150 kg में कन्वर्ट कर लो, और वेलोसिटी कितनी है इसमें 0.1 न्यूटन, आंसर। नेगेटिव का चक्कर नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो एफ निकाल लेना आंसर। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, हाफ एम बी स्क्वायर से फोर्स नहीं आएगी, एनर्जी आएगी ना, हाफ एम बी स्क्वायर कर दिया बस। ये कैसे आंसर सेम आ गया, एनर्जी और फोर्स सेम कैसे आई, हाफ एम बी स्क्वायर, तो टाइम को कैसे एडजस्ट किया, अच्छा इसे आंसर नहीं आ रहा, मैंने सही नहीं किया, इसे आंसर आ रहा है। तो चलो हाफ एम बी स्क्वायर लगा देता हूं, तो वी क्या लिया, तो हाफ एम बी स्क्वायर से जूल में आंसर आ गया, नहीं पर जूल आ गया, पर उसने तो न्यूटन पूछा है। लॉजिकली तो सही नहीं, लेकिन सही तो नहीं मानूंगा, सही नहीं है। एनर्जी निकालना और फोर्स निकालने में तो बहुत अंतर है ना, ये ज़्यादा बेटर है। इम्पल्स की एप्लीकेशन है ना बेसिकली ये, तो इम्पल्स से करनी चाहिए, इम्पल्स से चेंज इन मोमेंटम, इसलिए ये पुली क्वेश्चन है, सेम है। इसमें क्या करेंगे, कितना आसान क्वेश्चन है यार, मास पता है, F1 वेक्टर पता है, F2 वेक्टर पता है, एक्सेलरेशन निकालो, तो क्या करें, पहले दोनों वेक्टर को ऐड कर दे, नेट फोर्स आ गई, उसको मास से डिवाइड। मैंने बोला आपको बहुत क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट सेम है, क्रिकेट की बॉल वाला सेम क्वेश्चन रिपीट है, जरूरत नहीं है करने की। मूविंग पुली, ये लो, कौन सा, क्या कि मैंने क्या निकालना क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स का बता देता हूं, जो इम्पल्स है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स फैक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स का एक और फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम, याद है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की थी +1 में, ये तो पेपर में आती थी। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स से चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम एक ही बात है। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो अब लगाओ इसमें
वैसे चेंज इन मोमेंटम लगेगा, टाइम तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। बॉल आती है और वो हिट करती है एक ग्राउंड को, हिट करके वापस जाती है। तो पहले मुझे ये बताओ कि इसमें कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, कैसे पता? हाइट 10 की 5 मीटर हुई ना, तो एनर्जी का तो लॉस इसमें है ही है। तो आपको बताना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या है। अगर आप चेंज इन मोमेंटम बता दो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज, एक पॉइंट को समझ लो कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए रीबाउंड वाले केस में, कोलिजन में भी करेंगे, कि याद रखना अगर एक बॉल आती है विद मोमेंटम ऑफ mv, टक्कर होने के बाद बॉल वापस जाती है विद सेम मोमेंटम mv, तो चेंज इन मोमेंटम आपने हमेशा क्या लेना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो आंसर आएगा 2mv। जीरो मत बोलना, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव लगेगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लगेगा, 2mv। इस क्वेश्चन के अंदर भी बॉल रीबाउंड कर रही है, तो यानी कि माइनस साइन तो इसमें भी आएगा। तो इसमें आपने ऐसे करना है कि सपोज एक बॉल 10 मीटर से आ रही है, वो कह रहा है ठीक है 10 मीटर ले लेते हैं, तो u इज इक्वल टू 0, आप यहां पे v निकाल लें, वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 इंटू जी इंटू 10, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू 10, v आ गया। तो टक्कर होने से पहले वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 20g। फिर टक्कर हुई, टक्कर होके ये 5 मीटर तक ही जा पाया बस, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, 0। तो मेरे को बताना है कि v डैश कितना है। तो फिर से लगाओ इसमें, 0 स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इज 2 इंटू माइनस जी इंटू 5, तो v डैश की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 10g। तो v डैश की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10g। सही? क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? आपको क्या निकालना है, इंपल्स। इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मास। फाइनल मोमेंटम क्या है, ये रहा। इनिशियल मोमेंटम क्या है, माइनस m इंटू अंडर रूट ऑफ 20g। बोला था ना कि डायरेक्शन में चेंज है तो एक साइन साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 10g प्लस 20g। मास आपको पता है, सॉल्व करके ऑप्शन मार्क कर लो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम की रीबाउंड हो रही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे इसमें, प्लस। जैसे mv माइनस माइनस mv टू mv, इस तरीके से इसमें दोनों मोमेंटम आपस में ऐड हो जाएंगे, एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पर एक ने डायरेक्शन चेंज की, इस वजह से माइनस माइनस क्या हो रहा है इसमें, प्लस हो रहा है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? आगे आंसर, इसका आंसर आ रहा है इसका सी। सी नहीं आ रहा, ये रहा एंड में। हाँ मैंने एंड में यही किया सेम। ठीक है यहां तक? ये तो इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने थ्योरी में बता दिया था। वो फ्री बॉडी डायग्राम में T2 T2 T1 T1 करके इजी क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट, तो आपके पास एक तो ये तो प्रैक्टिस जो होगी होगी, कुछ आप भी करेंगे, है ना। और जो थोड़ा और जिनको प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। लास्ट ईयर आपके साथ ये बुक भी सॉल्व हुई थी सारी, तो वो भी अपलोड हो जाएगी। तो एटलीस्ट जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता या टाइम कम है तो गो थ्रू कर लेगा। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व है, वैसे 50-100 के 50-50-100 क्वेश्चन सॉल्व है उसमें। ठीक, तो एक बार आप ट्राई करना उसे, और अगर कहीं दिक्कत होगी तो एटलीस्ट उसको गो थ्रू जरूर करना। अपलोड कर दूंगा मैं उसे। क्वेश्चन का आंसर भी है। तो क्या करना है इसमें, तो एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज गिवन। वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 1 सेकेंड गिवन है, तो वैल्यू ऑफ एक्स के है।
सबसे पहला काम, जो आपकी वेलोसिटी है उसको एक बार क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दो। ऐसा करो, इस वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के साथ, तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। माइंड में कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन क्या आएगी, 2 प्लस 60। तो एक्सेलरेशन आ गई, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गई, फोर्स। जो फोर्स आएगी आई कैप जे कैप में आएगी, उस फोर्स को इससे कंपेयर कर दो, आई कैप का कोफिशिएंट आई के साथ, जे कैप का कोफिशिएंट जे के साथ, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? कितना, 50, 50। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको एवरेज फोर्स पता है 125, मशीन गन फायरिंग बुलेट्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 250 टू कीप इट इज इन पोजीशन, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड बाय द मशीन। एक काम करो, मैंने बताया था कि इस मशीन गन वाले केस में आप सिंपली ये लगा लो, तो F इज इक्वल टू, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या बचेगा, dm बाई dt, क्योंकि इसमें मास बुलेट्स कॉन्टिन्यूसली निकलती जा रही हैं, तो कितनी बुलेट्स निकल रही हैं पर सेकंड, dm बाई dt। आपको इस क्वेश्चन में फोर्स पता है 125, आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पता है 250, मास ऑफ बुलेट, एक बुलेट का मास पता है 10 ग्राम। ऐसी कितनी बुलेट्स चल रही हैं, n बुलेट्स चल रही हैं, और आपको यही निकालना है, n बुलेट्स निकालना है पर यूनिट टाइम, 10/t निकालना है, नंबर ऑफ बुलेट्स, क्योंकि एक बुलेट का मास इतना है और कितनी बुलेट चली, n बुलेट्स चली, तो n को इससे नंबर ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई कर देना है, 10/t निकाल लेना आंसर। नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां से कैसे करना है इससे? ठीक है, तो बुलेट वाला एग्जांपल इस तरीके से सॉल्व होगा। ये सेम क्वेश्चन जो आज किया था Vx की फॉर्म में गिवन है, याद है? तो Vx की फॉर्म में गिवन है, तो वो dv बाई dt कैलकुलेशन करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे रिपीट होती जा रही हैं इसमें, ये भी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, बस ये बता दो क्या करें। आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या वेक्टर आता है, वेलोसिटी वेक्टर। फिर जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा इसको और डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर। वो एक्सेलरेशन वेक्टर में चेक करना है कि उसमें आई कैप में आ रहा है, जे कैप में आ रहा है या के कैप में आ रहा है। अगर आई में आ रहा है तो एक्स बोल देना, जेड में आ रहा, जिसमें भी आ रहा है कर लेना कैलकुलेट। समझ में आ रहा है क्या करना है? ए ऑप्शन आ रहा होगा, जे में आ रहा होगा, आंसर वाई एक्सेस। इजी है क्वेश्चन, इजी है।
इसका आंसर सी एंड बी कि बी एंड सी? इसका आंसर ए है। उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ग्राफ किसका है? पी और टी का। डीपी बाई डी टी क्या होती है? फोर्स। जितनी बड़ी स्लोप होगी उतनी बड़ी फोर्स होगी, डीपी बाई डी टी स्लोप है। उसने मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ी स्लोप किसकी है? सी की। तो मैक्सिमम सी है और मिनिमम किसकी है? बी की। तो फिर ए ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड पूछा तो सिर्फ स्लोप का मैग्नीट्यूड देखना है बस। ये बुलेट्स वाला सेम प्रॉब्लम है। पुश एंड पुल याद है? कितना? ए। ए है। तो क्या करेंगे इसमें? एफ की वैल्यू है 200 न्यूटन, 30 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। देखो कभी भी इस टाइप से अगर ये इसको पुश कर रहा है, इस एफ फैक्टर को थोड़ा आगे ले जाएं प्लीज। ये 30 है तो इसे 30 कर लें। एफ के दो कंपोनेंट्स कर लें, एफ इंटू कॉस ऑफ कितना? 30। फिर ये क्या कर लें? एफ इंटू साइन ऑफ कितना? 30। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है इसमें? एन। और वेट कहां करेगा? नीचे। तो नॉर्मल रिएक्शन बोलो किसके इक्वल आएगा? एम जी प्लस एफ साइन 30। तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन 30। आंसर मार्क कर लेना, आपको सारे वैल्यूज पता है, आंसर। ठीक है यहां तक? तो कैसे बनेगा डायग्राम? क्लियर है यहां तक? तो थोड़ा फोर्स फैक्टर को नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा ताकि उसके कॉम्पोनेंट्स प्रॉपर बन सके। तो आपको टेढ़ा लेके जाना है, एक कॉस का और एक साइन का, कुछ ऐसे। सेम चेंज इन मोमेंटम भी किया हमने, पुलिस सिस्टम में हमने कर ही लिया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये लो। कितना? सी है 1.68। Block 8 takes 2 seconds to slide down the frictionless incline of 30 degree and length L kept inside a lift going up with velocity of v, uniform velocity of v.
If the incline is changed to 45 degree, time taken by the block to slide down the incline will be approximately, तो इसमें velocity लिफ्ट की कांस्टेंट है, तो इसके अंदर देखो जब जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो लिफ्ट की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इट इज इक्वलेंट टू कि लिफ्ट रेस्ट पे एक ही बात है, क्योंकि जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है ऊपर या नीचे तो सूडो फोर्सेस लगती हैं और तो आपका नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है m इंटू जी प्लस से या m इंटू जी माइनस से, अदरवाइज कुछ नहीं होता। तो अगर लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है कोई चक्कर नहीं है, आप इसमें सिंपली दो केस बना लें। आप ये समझ लें कि इंक्लाइन प्लेन है और पहले केस में एंगल 30 है, ये बॉडी नीचे आएगी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ l और नीचे आने की एक्सेलरेशन क्या होती है g साइन 30। तो आप इसमें लगाएं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे, और आप इसमें s की जगह l इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ g साइन 30 इनटू टाइम टेकन, आपको क्वेश्चन में कितना कितना गिवन है 2 का स्क्वायर। केस नंबर 2 में डिस्टेंस तो वही कवर करना है, एक्सेलरेशन g इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा 45 इंटू टी का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें, एक में टाइम पता है एक में टाइम निकालना है, आंसर इक्वेट करना है इससे, l तो सेम ही रहेगा दोनों में। तो बेसिकली s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग रहा है, और एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन में क्या होती है g साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, डिस्टेंस दोनों के इसमें एल ही रहेगा, उसने एंगल चेंज किया, सेटअप वही है ना। इफ द इंक्लाइन इज चेंज, इंक्लाइन का एंगल चेंज किया, लेंथ तो सेम रहती है, अब फट्टे का एंगल चेंज करेंगे तो मतलब उसकी लेंथ तो एल ही रहेगी ना फिर भी। हाँ पूरी लेंथ है इंक्लाइन की। बैलून वाला प्रॉब्लम है, सिंपल है। नेक्स्ट, एक चेन है पुली के ऊपर मूव कर रही है, चेन की लेंथ कैपिटल एल है, लेफ्ट पोर्शन में चेन स्मॉल एल है और राइट में एल माइनस एल है। चेन में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और अगर मैं इसका मास निकाल लूं तो मुझे पता है कि अगर चेन की लेंथ कैपिटल एल है तो मास कितना है m, 1 है तो m बाई एल, तो दिस इज मास अपॉन लेंथ ऑफ द चेन। और अगर लेंथ स्मॉल एल है तो मास क्या आएगा, ये मास आएगा। तो इस पोर्शन का जो मास है m बाई एल इंटू स्मॉल एल आएगा, इसका जो मास है m बाई एल इंटू एल माइनस एल आएगा। ठीक, दो मासेस हैं, तो इसमें करना क्या है, मान लो ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है तो इसका वेट यानी कि दिस इंटू जी माइनस टी इज दिस मास इंटू एक्सेलरेशन ए, एम जी माइनस टी इज एम ए वाला सेम कॉन्सेप्ट है। कौन सा, नहीं इसमें लगेगा नहीं यार, चल नहीं रहा मेरे को लगता है। तो इसके अंदर ये भी गिवन है स्मॉल एल इज एल बाई एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। चलो मतलब स्मॉल एल के साथ सॉल्व करो, एंड में पुट कर देंगे स्मॉल एल को एल बाई एक्स। तो ये देखो, तो इसके अंदर क्या करेंगे, बस एक इक्वेशन देखना प्लीज, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ये देख रहे हो, इस चेन का मास मैंने क्या निकाला था m
बाय एल, ये लो इसका वेट ये रहा, इस चेन का वेट क्या है m बाय एल इंटू एल, ये रहा। तो देखो राइट साइड की चेन का वेट माइनस लेफ्ट साइड की चेन का वेट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सिंपल है, राइट का वेट माइनस लेफ्ट का वेट इज इक्वल टू टोटल मास m इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी। पर a आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, g/2, ये तो गिवन है g/2। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास l की वैल्यू आएगी, लेकिन l आपको क्या गिवन है, l/x, कंपेयर करके x की वैल्यू आएगी। तो बेसिकली करना क्या है, पहले यहां का वेट माइनस यहां का वेट इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देनी है कितनी, g/2, पुट करके स्मॉल l की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर इसके साथ कंपेयर करके x की वैल्यू आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे इसको शुरू करना है, घर जाके ट्राई करना है आपने इसे। जैसे ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन एक ही बार आई हुई है, मैंने आपको अगर याद है क्लास में एक लंबा मेथड करवाया था, रादर काफ़ी लंबा था। मुझे याद है कि आप इसमें स्ट्रिंग की लेंथ लिया करते थे, यहाँ से याद है, इसमें लेते थे x1, फिर ये लेते थे मान लो x2, ये मान लो x3, और फिर रस्सी की लेंथ आती थी दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ। तो हर रस्सी की लेंथ निकाला करते थे ऐसे, और ये बोला करते थे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। लंबी इक्वेशन थी, कोई इसमें 3 मिनट 2 मिनट लगेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट लंबी कहानी है, लेकिन एक शॉर्टकट है। इसको एक लाइन में करने का शॉर्टकट ये है कि अगर आपको ये केस गिवन है तो आप सिंपली इसमें टेंशन ड्रॉ कर लें। नीचे से स्टार्ट करें, टेंशन टी एन टी, यहाँ पे टेंशन ट्वाइस, यहाँ पे 2t 2t, तो यहाँ पे टेंशन 4 टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक, तो टेंशन बन गई, T1 T2 मत लें इस तरीके से टेंशन्स ने। नेक्स्ट उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको वर्चुअल वर्क बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क पुली में लगता है, जो ये कहता है कि किसी भी स्ट्रिंग के साथ टेंशन और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है। पूरे सिस्टम में टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जीरो होगा। कैसे, जैसे यहाँ पर टेंशन मान लो इसकी एक्सेलरेशन a1 है, इसकी a2 और इसकी a3 है, ऐसे a4 है। तो इसकी टेंशन 40 है, 40 इंटू a1 प्लस 2t इंटू a2 प्लस t इंटू a3 प्लस t इंटू a4। ये रहा, कर दूंगा तो आंसर आ गया। ये सबसे आसान है, तो स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ा लंबा मेथड है, तो तरीका वो भी ठीक है, पर मेरे को ये ज्यादा बेटर लग रहा है जो इसने किया है। तो आप टेंशन ड्रॉ कर लें, एक्सेलरेशन ले लें, टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट को जीरो करते जाएं, पूरे सिस्टम के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक, वैसे आया तो एक ही बार है ये 23 साल में, बट फिर भी चलो अगर आ गया तो एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया तो आपको होगा करना कैसे। क्या मार्क करेंगे, ए करेंगे, ए करेंगे या डी करेंगे, कैसे डिसाइड करें? पहले पॉजिटिव कैसे तुमने डिसाइड किया पॉजिटिव? लेकिन लोग बोल सकते हैं कि ऊपर तो नेगेटिव ही हो सकती है। सही कह रहे हैं, हम एक बॉडी को पहले ऊपर चढ़ा रहे हैं, फिर बॉडी को नीचे उतार रहे हैं। दोनों केस में फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स ऐसे लगा रहे हैं ताकि इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रहे। तो जब मैं ऊपर चढ़ाऊंगा तो फोर्स मुझको लगानी पड़ेगी, यानी कि एक्सेलरेटिंग फोर्स देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी ताकि वेलोसिटी मेंटेन हो। और नीचे उतरते हुए मुझे ये डर है कि नीचे ना भाग जाए, तो मुझे इसको रोकने के लिए उल्टी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि एक्सेलरेट ना कर पाए। तो मैं रिटार्डिंग फोर्स लगाऊंगा, सेकंड केस में रोकने की फोर्स लगाऊंगा। इसलिए पहली फोर्स पॉजिटिव होगी, दूसरी फोर्स इसमें नेगेटिव होगी। मतलब ये नहीं बनाना, ऐसे नहीं है, ये बनेगा उल्टा। तो 2-3 टाइप की ना, और जैसे ये मूविंग पुली आज हमने की थी, इसके अंदर मूविंग पुली में क्या करने वाले हैं हम? मूविंग पुली में ये करेंगे कि इसका वेट कितना है 2g, इसका वेट कितना है 8g, यहां पे टेंशन T T T T, एक ही रस्सी है, पर यहां पे टेंशन कितनी 2T एंड 2T।
अगर ये ऊपर उठ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a/2, क्योंकि जहां टेंशन डबल है वहां एक्सेलरेशन हाफ है। तो पहली इक्वेशन t माइनस 2g इज 2a, दूसरी इक्वेशन 8g माइनस 2t इज 8 इंटू a/2। तो दो इक्वेशन से a निकलेगा, a से a/2 निकलेगा, इसकी एक्सेलरेशन निकलेगी, इसका डिस्टेंस तुम्हें पता है, तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर से टाइम निकलेगा, टाइम मार्क कर लेना। इसमें काइनेमेटिक्स लगेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर काइनेमेटिक्स लगने से पहले आपको इसकी एक्सेलरेशन चाहिए होगी a/2, और वो कैसे निकलेगी, पहले इसकी इक्वेशन बनेगी, a निकलेगा, इसकी एक्सेलरेशन आधी करनी पड़ेगी ऐसे a/2, फिर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के आंसर आएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक, इजी। फोर्स की प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं है, ये देखो मेडिकल के लिए तो नहीं बोलूंगा, नॉन मेडिकल के लिए क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, इसमें फोर्स गिवन है। फोर्स देखो कैपिटल टी कांस्टेंट है, एफ नॉट भी कांस्टेंट है। मैथ से लोग समझ सकते हैं फोर्स द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है, यहां तक क्या करना है इसमें, इसमें निकालना है फोर्स 2t के लिए अप्लाई की जाती है, वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, पहले आप फोर्स से क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन, इसको मास से डिवाइड करके a आएगा, a क्या होता है dv बाई dt, इंटीग्रेट करके v आएगा। तो रूल नंबर 1, जो भी आपको फोर्स गिवन है, इस फोर्स को लिखें, एक्सेलरेशन निकालें कैसे, फोर्स बाय मास, इस पूरे रिजल्ट को मास से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन आएगी। फिर अगले स्टेप में एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, dv बाय dt। तो ये मैथ्स के लोग देख रहे हैं, एक्सेलरेशन इज ये नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dv एक तरफ dt एक तरफ, फिर से इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट कहां से, टाइम की लिमिट क्या गिवन है, 0 से लेके कैपिटल 2t तक। मैथ्स वालों को इंटीग्रेशन आती है, मेडिकल वालों को नहीं आएगी ये, तो कर लेंगे सवाल मैथ्स वाले इंटीग्रेशन ये वाली। अब तो डर नहीं लगता इंटीग्रेशन से, अच्छा अभी डर लगता है उल्टा, अच्छा ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इतनी इंटीग्रेशन बेसिक है, तो ठीक ही बोल रहा हूं ना, ये तो बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या करना है कॉन्सेप्ट बता दो। ये भी नॉन मेडिकल वालों के लिए ही है, मेडिकल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस कैसे, वो कह रहे हैं कि एक बॉल है, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक दिया, तो बॉल ऊपर जा रही है और बॉल एक्सपीरियंस रेजिस्टिव फोर्स ऑफ, नीचे की तरफ रेजिस्टिंग फोर्स है, इतनी फोर्स लग रही है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज व्हाट। इस टाइप की प्रॉब्लम में जिसमें रेजिस्टिंग फोर्स और बॉल ऊपर जा रही है, इक्वेशन ये बनेगी, ध्यान से देखना।
सिर्फ इसको देखना, बस ये देखना, इसमें इस तरीके से देखना। मैं बना रहा हूं इक्वेशन। पहली इक्वेशन जो जब भी बॉल ऊपर जाएगी, ये लो, ये आप बना के दिखा रहा हूं, बॉल जब ऊपर जाएगी अपवर्ड्स, तो वेट कहां एक्ट करेगा? नीचे। रिटार्डिंग फोर्स कितनी है इसमें? एम के वी स्क्वायर, ये भी कहां एक्ट करेगी? नीचे। तो अपवर्ड फोर्स की वैल्यू, जो भी ऊपर की फोर्स लगेगी, वो रिटार्डिंग वो कितनी लगेगी? एम जी प्लस एम के वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेट भी और रिटार्डिंग फोर्स भी इसकी स्पीड को बढ़ा नहीं रहे, इसकी स्पीड को घटा रहे। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन। तो फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यहां से कॉमन आ गया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहां से मास कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv बाय dt। dv बाय dt इज माइनस ऑफ g प्लस k इंटू वी स्क्वायर। प्रॉब्लम यह है कि अपने को इसमें जो आंसर है वो t की फॉर्म में चाहिए ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड। तो ये लो, ds से मल्टीप्लाई कर दो, ds से डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड का, तो क्या बनेगा? dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ g प्लस k इंटू वी का स्क्वायर बन गया। ds बाई dt क्या है? वेलोसिटी v। dv बाई ds इज इक्वल टू माइनस g प्लस k इंटू वी स्क्वायर बन गया। v dv देख रहे हो, v dv, और इसमें भी v आ रहा है, मैथ्स के लोग सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये फंक्शन बन गया, चेक करो। v dv और ये टर्म v वाली सारी फैमिली एक तरफ, ds वाली फैमिली एक तरफ, और फिर इनिशियल वेलोसिटी बॉल की नीचे गिरते हुए क्या थी? u, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 0, और बॉल का डिस्टेंस कितना है? 0 से h। अब ये तो मैथ्स वाले कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन है क्या? सब्स्टिट्यूशन लगेगी इसमें, हाँ है ना? अच्छा, बिना इसका आंसर बोलना था, इंटीग्रेशन का क्या है फिर? सब्स्टिट्यूशन से ही करते हो, ऐसे ही ठीक बोल रहा हूं ना? फिर ना होता, मैं बता रहा हूं। नहीं कर पाएंगे इसको, नॉन मेडिकल लोग कर पाएंगे, मैथ्स के टीचर कर पाएंगे सब्स्टिट्यूशन, वहां से आंसर होगा इसका। तो पॉइंट क्लियर है। ये 2-3 टिपिकल क्वेश्चन हैं, थोड़े से ऊपर लेवल के हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सच बोलूं तो फोर्स का चैप्टर ओवरऑल इजी आया हुआ है, फोर्स की बात कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? फ्रिक्शन सर्कुलर होगा, फ्रिक्शन सर्कुलर, वो भी ओवरऑल इजी ही है, ठीक है। और ऐसे फिर वर्क पर इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा वॉल्यूम 2 में।